गुड आफ्टरनून सुभाष जी एंड सुधा जी। हाँ जी, बोलिए सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जब तक बाकी लोग जुड़ रहे हैं, इन द मीन टाइम आपसे बात करते हैं। हाँ जी, बोलिए। सुधा जी, हाँ आपसे जी, शायद बोलिए। एक या दो बार हाँ टेलीफोनिक जी, कन्वर्सेशन भी हुई है आपसे। हाँ हुई है। आप दिल्ली में रहते हैं ना? नहीं, मैं गुजरात में अहमदाबाद में रहती हूँ। गुजरात, अहमदाबाद। ओके, हाँ, आपका यहाँ पे हुआ था ना जब सेमिनार। राइट। जब लाइव सेमिनार हुआ था हमारा, तब आप हाँ, महेश सर भी थे। हाँ जी, स्वामी हाँ, महेश। तो वो मैंने अटेंड किया है आपका। तब से मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। ओके। हाँ, मैं आपका एक उसमें आपको पता है ब्रह्मा कुमारीज में अमृत वेला करते हैं, हम्म। तो मैं मतलब रेगुलर वो भी करती हूँ। तो ये थोड़ा मेरा है ना आराम का टाइम है, लेकिन आपका सेशन मैं फिर भी मिस नहीं करती हूँ। राइट। तो आपका ये साइकोन्यूरोबिक्स की बुक है, अभी अवेलेबल है? हाँ जी, अभी जो हमने नया बुक अभी पब्लिश किया है वो है बॉडी बियॉन्ड बॉडी। वो तो पता है, लेकिन वो उसका साइकोन्यूरोबिक्स का भी है। ADN. कौन सा? साइकोन्यूरोबिक्स की भी मैंने आपने कल बोला था। साइकोलॉजिक वाली कौन सी बुक की बात कर रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पाया। हाँ, इसमें थी कल आपके इसमें। ग्रुप में? हाँ जी। वो शायद राजीव जी ने पब्लिश किया है। किसने? राजीव जी हैं वो, सिक्फा से राजीव। उनको अच्छा, तो कल मैंने पढ़ा था इसलिए पूछ रही हूँ। राइट राइट राइट। अच्छा, आप इतने दिनों से हमें सुन रहे हैं जी अहमदाबाद से। जी ओवरऑल मैं आपका व्यू ये जानना चाहता हूँ कि आजकल जो जी लाइफ चल रही है, जी। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन और डिजीज की भरमार है, बिल्कुल ही। तो कैसे एक व्यक्ति को आज का जीवन जीना चाहिए जिससे वो हेल्दी और हैप्पी रह सके? वो जो आप सब टिप्स बताते हैं ना, लेकिन उस हिसाब से जब करे तो ना सर, हम्म ये एक सवाल है ना। हम्म। ये आप जो भी बताते हैं, आप बिल्कुल फैक्ट रियलिटी बताते हैं, इसलिए ही मैं आपका अटेंड करती हूँ। राइट लेकिन लोग जब ऐसा करे तो होवे। राइट। तो एक वो होता होता है, नहीं है, सबको पता है लेकिन होता नहीं है, वो डिफिकल्ट है, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जैसे जैसे बाकी मेरे ही घर में मैंने आपको बताया कि मैं रेगुलर सालों से ये कर रही हूँ, लेकिन मेरे ही घर में मेरे बच्चे नहीं उठते हैं इतना जल्दी। राइट, कि मम्मी कर रही है फिर भी उनको डिफिकल्ट लगता है। बिल्कुल। तो सुधा जी का ऐसा। कहना है, जो बाकी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जी। नॉलेज तो सबको है, पता तो सबको है, हाँ पता होने के साथ साथ लोगों को उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना होगा। यानी जी जी एक है नॉलेज और एक है जी विजडम। जी कुछ लोग हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, जी। वन थिंग इज नॉलेज। मतलब किसी होल्ड करना, उसके बारे में जानना। नॉलेज अकेले से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जब हम नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो वो बन जाता है विजडम। और आज क्योंकि व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है, सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी है, फेसबुक की यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, और सुबह उठते ही हम बहुत सारा ज्ञान दूसरों को बांटने में लग जाते हैं। और एक से एक मैसेज ऐसे ऐसे आते हैं कि आपको देखकर, सुनकर, पढ़कर लगता है कि वाह, ये तो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहां बात आती है उसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की, पॉसिबल नहीं हो पाता, या हम उसे छोड़ देते हैं। तो प्रैक्टिकल क्या किया जाए? बहुत जो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें जिसका पता हम सबको है, उसे प्रैक्टिकली लाइफ में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। आज सेशन की मैं शुरुआत इस तरीके से करूंगा: होलिस्टिक मेडिसिन, इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी, तीन चीजों की हम बात करेंगे। मेडिकल फील्ड के अंदर ही एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी। ये 1970s में डिस्कवर किया गया। रॉबर्ट अडर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गिनी पिग्स के ऊपर और रैट्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए
और उन एक्सपेरिमेंट से उन्हें यह पता चला कि हमारा जो माइंड है, जो सॉफ्टवेयर है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तीन सिस्टम जो बॉडी के अंदर में होते हैं। एक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें सेंट्रल ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। दूसरा होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में हम सब जब जानते हैं ना, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है, इसीलिए आपको इन्फेक्शन कैच कर लिया। और कोरोना में तो इम्यूनिटी का ही पूरा रोल रहा। तो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जो हमें डिजीज से प्रिवेंट करता है, आउटर एंटीजन से बचाता है, और बहुत सारे इम्यून फंक्शन बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। और तीसरा सिस्टम होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स हैं, जैसे आपने सुना ना, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, डायबिटिक प्रॉब्लम हो गई है, किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ठीक से नहीं है, तो ये एक सिस्टम हुआ एंडोक्राइन। दूसरा हुआ नर्वस। नर्वस सिस्टम मतलब किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को नर्व्स की पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है, या किसी को पार्किंसनिज्म की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को अल्जाइमर डिजीज हो रही है, ये सब नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। और तीसरा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम क्या क्या है? जो एलर्जीज हैं वो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है। जितनी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, जैसे स्क्लेराइटिस, अर्थराइटिस, पेनक्रिएटाइटिस, ये जितनी भी डिजीज हैं ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीजेस। ये भी इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो आज अगर हम ओवरऑल जो मेडिकल साइंस में डिजीजेस हैं, अगर मैं उसे डिवाइड करूं, सबसे कॉमन डिजीज कौन सी हैं? एक है डायबिटीज और एक है हाइपरटेंशन, जो मोर देन 60% पॉपुलेशन को अफेक्ट किया हुआ है पूरे वर्ल्ड के। डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। फिर है ओबेसिटी, वेट इंक्रीज हो जाना, मोटापा। ये तीनों एक कैटेगरी में इन डिजीज को मैं इंक्लूड करता हूं। इनको मैं कहता हूं लाइफस्टाइल डिजीज। ये डिजीज नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने का एंड रिजल्ट है डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आज होलिस्टिक मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी डिजीज है जितने भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, उसमें आती हैं एलर्जीज। आज की डेट में स्किन एलर्जीज, हेयर एलर्जीज और साइनस की एलर्जीज बहुत कॉमन हो गई हैं। और मेडिकल साइंस में एलर्जीज का केवल एक ही ट्रीटमेंट है, वो है स्टेरॉइड्स, और दूसरा है एंटीहिस्टामिनिक, यानी कुछ टैबलेट्स दी जाती है, सिट्रिजिन है, लिवोसिट्रिजिन है, मोंटेलियोकास्ट है। ये सब मेडिसिन देकर हम जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है उसे डाउन कर देते हैं, और जब उससे भी काम नहीं चलता फिर हम स्टेरॉइड्स दे देते हैं। और फिर एक बड़ा डिजीज का जो चंक है वो है ऑटो इम्यून डिजीज। बहुत सारे लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है, बहुत सारे लोगों को पेनक्रिएटाइटिस हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, थायरोडाइटिस हो रहा है। जितनी भी आइटिस, ये जो आइटिस वाली डिजीजेस हैं, इनको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, SLE एक डिजीज होती है। डॉक्टर आपको कहते हैं आप अपनी एंटीबॉडीज टेस्ट करवाइए, ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इन सारों को साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो एक ब्रांच है वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है? जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की ब्रांच है, ये ब्रांच को मेडिकल साइंस ने सप्रेस कर दिया है, बताया नहीं जा रहा है, जबकि 1970s में डिस्कवर हुई थी। क्यों? क्योंकि अगर यह समझ में आ जाएगा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी आम इंसान को, तो फिर उसे बहुत सारी अपनी मेडिकल डिजीज की रूट कॉज पता चल जाएगी और वो खुद से ठीक करना शुरू कर देगा, और फिर मेडिसिन और सर्जरीज की जरूरत कम पड़ेगी। तो अभी जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम चल रहा है, वो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, मैं मेडिकल सिस्टम की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की। जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है वो इन्वेस्टिगेशन बेस्ड हो गया है। क्लिनिकल प्रैक्टिस जो डॉक्टर्स खुद से देखकर पहचानते थे, उसका रोल कम हो गया है। मेडिसिन और सर्जिकल बेस ज्यादा हो गया है। हर चीज के लिए मेडिसिन हो गई है या सर्जरीज हो गई है। बॉडी का जो इनबिल्ट हीलिंग कैपेसिटी है, उसके ऊपर डॉक्टर्स भी कम रिलाई कर रहे हैं और पेशेंट भी। और इसी वजह से हर किसी को शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन चाहिए,
कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको डायग्नोज कीजिए, एक मेडिसिन दीजिए ताकि परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होता है, सिम्टोमेटिक सॉल्यूशन होता है। अगर हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मतलब हीलिंग, कि वो डिजीज परमानेंट ठीक हो जाए, दोबारा ना हो, क्योर, परमानेंट सॉल्यूशन की लाइफ लॉन्ग, अब वो प्रॉब्लम दोबारा रिकरेंस नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड क्योर। तो ट्रीटमेंट, हीलिंग, क्योर, तीन चीजें हैं। ट्रीटमेंट मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टम सप्रेस हो जाएंगे। हीलिंग मतलब परमानेंट ठीक हो जाएगी, दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी, जड़ से ठीक होगी। क्योर मतलब लाइफ लॉन्ग दोबारा रिकरेंस नहीं होगा। अगर ट्रीटमेंट करना है तो हम मेडिसिन सर्जरी कर सकते हैं, हीलिंग और क्योर अगर करना है तो हमें साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी को समझना होगा। तो साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी कहता है ये जो तीन सिस्टम है हमारे, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम, ये तीनों एक दूसरे से बात करते हैं। समझ लीजिए ये तीन पड़ोसी हैं और आपस में तीनों नेबर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एक के घर में क्या हुआ दूसरे को पता चल जाता है, और अगर एक के घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे के घर में भी अशांति आ जाती है। और इन तीनों का जो कंट्रोल है वो है माइंड, ब्रेन नहीं, माइंड। माइंड मतलब हमारे थॉट्स एंड इमोशन। अगर हमारा माइंड इन तीनों सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो, इसका ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर हो, तो आपको जान के कैसा लगेगा। और ये बातें फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रॉबर्ट अडर ने प्रूव किया कि जो हम माइंड में सोचते हैं, थॉट्स और इमोशन लेकर आते हैं, उसका डायरेक्ट असर हमारे हार्मोन्स को, साइटोकाइंस को और जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इन तीनों को ऊपर अफेक्ट करता है, तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन का माइंड, माइंड मतलब थॉट्स एंड इमोशन, बहुत लंबे समय से इरिटेबल चल रही है, माइंड इरिटेटेड है, हाइपर रिएक्टिव हो गया है, तुनक मिजाज हो गया है, गुस्सा ज्यादा कर रहा है, विद इन 6 to 8 month उस पर्सन की बॉडी में या तो एलर्जीज प्रॉब्लम हो जाएंगी या ऑटो इम्यून डिजीज आ जाएंगी। एलर्जीज एंड ऑटो इम्यून डिजीज, आप सोच के हैरान होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। और हम क्या करते हैं, फिर एलर्जीज का टेस्ट करवाते हैं। आजकल आप न्यूज़पेपर में भी ऐड देखे होंगे, एलर्जीज टेस्ट, वो एक पूरा फुल पेज की ऐड आती है, मोर देन 200 एंटीजन्स का टेस्ट किया जाता है। बकवास, कोई जरूरत नहीं है उसकी। किस किस चीज से आप एलर्जी देखोगे? अगर वो टेस्ट करवाना है तो सबसे पहले आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपना टेस्ट करा के देखिए, कहीं आपको अपने फैमिली मेंबर से एलर्जी तो नहीं है, कहीं पड़ोसियों से एलर्जी तो नहीं है। आप बैंगन से एलर्जी देख रहे हैं, डस्ट से एलर्जी देख रहे हैं, बादाम से एलर्जी देख रहे हैं, लेकिन व्यक्तियों से एलर्जी कैसे टेस्ट करोगे? यानी कहने का मतलब यह है, उस बेवकूफी का शिकार मत बनिए, वो केवल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। आप कभी भी कितने भी एंटीजन होंगे, सबके ऊपर टेस्ट करवा के वो चीजें छोड़ ही नहीं सकते। अब आपको कहेंगे कि डस्ट की एलर्जी है, तो आप डस्ट में, इंडिया में क्या पॉसिबल है डस्ट के बिना रहना? आप यूएस में एक बार परिकल्पना कर सकते हैं, इंडिया में तो नहीं रहा जा सकता। फिर कैसे डस्ट से बचेंगे? तो साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी बताता है, अगर आपका माइंड इसी वजह से तुनक मिजाज हो गया है, हाइपर है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वाइब्रेशन को कैच कर लेता है, और साइटोकाइंस जो इम्यून सिस्टम के केमिकल्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, और रिजल्ट होता है या तो आपको एलर्जीज हो जाएंगी या ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएंगी। ठीक कैसे करना होगा? ठीक है, शॉर्ट टर्म के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, स्नीजिंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है, रेडनेस हो रही है, आईज इच कर रही हैं, उसके लिए आप एंटीहिस्टामिनिक ले लीजिए। लिवोसिट्रिजिन और मॉन्टिल्यूकास्ट एक टेबलेट आती है, बेस्ट टेबलेट है, 15-20 डेज खाइए, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, लेकिन फिर वापस रिकरेंस होगा। स्टेरॉइड खाएंगे, 3 महीने सप्रेस हो जाएगा, 3 महीने के बाद और ज्यादा फुल एंड फ्लेज रिकरेंस होगा, बाउंस बैक होगा इम्यून सिस्टम। उसे वापस ठीक करना होगा। ढूंढिए किन किन कारणों से आपका इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्टिव हो गया है, माइंड किन किन चीजों को हाइपर वे में ले रहा है। बात करने की जरूरत होगी आपको अपने माइंड से, अपने आप से, कि क्या मेरा माइंड कुछ बातों को ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, कुछ लोगों को ओवर रिएक्शन तो नहीं दे रहा है, कुछ कंडीशंस को हाइपर स्टिमुलेट तो नहीं कर रहा है।
अगर आपने उन्हें ढूंढ लिया, अब अगला स्टेप आता है, पहला है डायग्नोसिस एंड अवेयरनेस, दूसरा स्टेप है उसका ट्रीटमेंट, वो भी आप ही को करना होगा। चाहे आप काउंसलिंग से करें, स्पिरिचुअलिटी से करें, माइंड के मेडिसिन से करें, जो तरीका आपको समझ में आता हो उस तरीके से अपने माइंड को समझाइए, कूल डाउन हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। 21 डेज आप अपने माइंड को रिलैक्स कर दीजिए। जिस जिस चीजों से वो इरिटेट हुआ पड़ा था, बिना मेडिसिन के 21 डेज में आपकी एलर्जी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जितनी ऑटो इम्यून डिजीज हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा तड़का लगा दीजिए उसमें मेडिटेशन का। मेडिटेशन मतलब ये जो हाइपर रिएक्टिव माइंड है, जो पागल बंदर है, जो ऐसे से उछल कूद कर रहा है, उसे रिलैक्स कर देना, कूल कर देना, कुछ देर शांत बिठवाना। 21 डेज के अंदर बहुत सारे लोगों के ऑटो इम्यून डिजीजेस और एलर्जी ठीक हो रहे हैं हमारे सेंटर में। बस दो ही तरीके से मैं ट्रीटमेंट करता हूं। एक, पहले मैं ये फाइंड आउट करता हूं कि कहां पर उसका ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, यानी उसकी समझ बढ़ानी होती है, मुझे काउंसलिंग करनी होती है। और फिर अगला पार्ट आता है थेरेपिस्ट का। तो इंटीग्रेटिव अप्रोच, इंटीग्रेटिव होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच। इंटीग्रेटिव मतलब बहुत सारी पैथीज का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस पैथीज विद सिंपैथी एंड एम्पैथी। और होलिस्टिक में जो भी अप्रोच होगी वो माइंड, ब्रेन, बॉडी और सोल चारों सेगमेंट को कवर करेगी। जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है वो ब्रेन और बॉडी को कवर करता है, माइंड को नहीं। और 80% डिजीज माइंड से ही पैदा हो रही है। क्लियर हुआ? तो ऑटो इम्यून डिजीज अगर आपको हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या आपके नोन हैं, जो भी लोग, ढूंढिए पहले कि ऑटो इम्यून डिजीज है क्या उनको। आप उनकी जब ट्रीटमेंट हिस्ट्री जाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा या तो उनको स्टेरॉइड चल रहे हैं या एंटी हिस्टामिनिक चल रहे हैं। इम्यून सप्रेसेंट मेडिसिन भी आती हैं बहुत सारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की, लेकिन अगर आप इम्यून सिस्टम को बहुत दिनों तक सप्रेस करेंगे तो आपको सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की रक्षा करने के लिए है, उसे हम सप्रेस कर देंगे मेडिसिन के द्वारा तो कहीं ना कहीं कोरोना या ट्यूबरकुलोसिस या अदर इन्फेक्शन बॉडी को कैच कर लेंगे। स्टेरॉइड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ओबेसिटी और इन्फेक्शन होना। तो जब भी बच्चे को स्टेरॉइड दिए जाते हैं, किसी पर्सन को स्टेरॉइड दिए जाते हैं, तो उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है कि इन्फेक्शन ना हो जाए। और वेट लॉस करने के लिए, वेट गेन ना हो, उसकी डाइटिंग प्रोसेस चालू किया जाता है। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को समझा, माइंड मेडिसिन को यूज किया, माइंड के द्वारा अपने बॉडी को हील किया, तो ऑटो इम्यून डिजीज और एलर्जीज को आप केवल माइंड के द्वारा हील कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी की जो साइंस है, वो माइंड को समझने के लिए, माइंड को कूल डाउन करने के लिए और माइंड की जो सिचुएशंस है रीफ्रेम करने के लिए आपकी मदद कर सकता है। लेकिन मेजर इश्यूज कहाँ है कि हमें माइंड की साइंस बचपन से लेकर आज तक पढ़ाई नहीं जाती। पढ़ाई क्या जाता है? ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। आज आप बताइए आप कौन से प्रोफेशन में हैं? आप ट्रिग्नोमेट्री कितना यूज करते हैं? नॉट मच। जबकि आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन में हैं, जो मेरे साथ बैठे हुए पर्सन ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर रहे हैं। उनकी वाइफ, आप कितना ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं? 1% भी नहीं। और उस समय हमने कितने डंडे खाए होंगे उस साइंस को पढ़ने के लिए, कितना दिमाग खपाया होगा। और आज 24/7 हम एक माइंड की साइंस से गवर्न हो रहे हैं और जिसके बारे में हमें ABCD भी मालूम नहीं है। तो क्या मतलब है ऐसे एजुकेशन सिस्टम का जो हमें माइंड मैनेजमेंट नहीं सिखाता और लाइफ मैनेजमेंट नहीं सिखाता? एजुकेशन का मतलब होता है हमें अपग्रेड करना, लाइफ को बेहतर तरीके से जीना सिखाना, केवल कैरियर नहीं। और आज होलिस्टिक एजुकेशन की जरूरत है, कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन के साथ साथ। अदरवाइज हम कैरियर में तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे डिजीज का, फिजिकल और मेंटल डिजीज का शिकार हो जाएंगे और फिर डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहेंगे। क्लियर हुआ? अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ऑटो इम्यून डिजीज और एलर्जीज एक तरफ बात हुई। ऑटो इम्यून डिजीज का एक छोटा सा एग्जांपल और बताऊंगा। बहुत सारी फैमिलीज के अंदर ये चीज देखने को मिलती है कि भाई और भाई के बीच में लड़ाई चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, मदर और सन के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, और सेकंड सिबलिंग्स और अदर के बीच में तो बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, क्योंकि ये हमारी आदत का एक हिस्सा बन गया है। शांति हमें पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत किचकिच में जीना पसंद आता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम, ये जो हमारे
क्लोज रिलेटिव होते हैं, जब हम उनके साथ मन मुटाव करते हैं, किसी बात पर उनसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, तो ये सारी बातें हमारा माइंड कैच कर लेता है और हमारा माइंड हमारे इम्यून सिस्टम तक ये बात पहुंचा देता है। इम्यून सिस्टम का रोल होता है कि जब भी कोई बाहर से एंटीजन आएगा, सपोज ये कोरोना वायरस आया, इसने मेरे नोज में एंट्री लिया, मेरे इम्यून सिस्टम को पता चल गया कि कोरोना वायरस आया है, उसने तुरंत एंटीबॉडीज बना देनी है और उस एंटीजन को वहीं पर रोकने की कोशिश करेगा। कोई दूसरा बैक्टीरिया आया, इमीडिएट इम्यून सिस्टम ऑटो एंटीबॉडीज बनाएगा और उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय करके इन्फेक्शन होने से रोकेगा। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये हमारे ही ऑर्गन्स के प्रति एंटीबॉडीज बना देता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमें रक्षा करने की बजाय हमारे खिलाफ ही काम करना शुरू कर दे, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। अगर ये इम्यून सिस्टम ने पेनक्रियाज के प्रति एंटीबॉडीज बना दी तो उसे कहेंगे पेनक्रिएटाइटिस। अगर घुटने के प्रति एंटीबॉडीज बना दी तो वो कहेगा अर्थराइटिस। अगर उसने आईज में एंटीबॉडीज बना दी तो उसे कहेंगे यूवीआइटिस, स्क्लेराइटिस। ये क्यों बना रहा है इम्यून सिस्टम अपने ही ऑर्गन के प्रति एंटीबॉडी? उसका तो काम उल्टा है, उसका तो काम है प्रोटेक्शन देना, क्योंकि उसने हमारे माइंड से गलत प्रोग्रामिंग ले ली है। जो हमारा माइंड है, अब एक फैमिली है, उसमें दो सिबलिंग्स हैं, भाई भाई हैं, दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। अब सुबह उठते ही दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और इसका माइंड क्या बोलता है कि ये मेरा भाई नहीं है, ये तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी हड़पने पे लगा हुआ है, और दिन भर उसको ये चलते रहता है कि ये मेरे खिलाफ साजिश चल रही है। तो दिन भर माइंड उसके खिलाफ सोचते रहता है और रात को सोने से पहले फिर यही ब्रदर सोचता है कि नहीं, बचपन में तो ये मेरा भाई था यार, ये तो मुझे साइकिल पे बिठाकर स्कूल लेकर जाता था, जब मुझे चोट लग जाती थी ये मुझे हेल्प करता था, एग्जाम में मुझे कितनी बार इसने मेरी हेल्प की है। ड्यूअलिटी चल रही है, माइंड में कशमकश चल रही है, और ये कशमकश हमारा इम्यून सिस्टम कैच कर लेता है माइंड के, और वो हमारे ही ऑर्गन के प्रति एंटीबॉडीज बना देता है। कभी उसको लगता है कि ये मेरे ऑर्गन है, कभी उसको लगता है कि नहीं मेरे नहीं है, ये भी एंटीजन है। और जैसे जो माइंड में चलता है वही इम्यून सिस्टम में चलता है, तो इम्यून सिस्टम ऑटो एंटीबॉडीज बना देता है, और हम डॉक्टर्स उसको मेडिकल साइंस में कहते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। देखिएगा आप प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा ANA टेस्ट करवा कर आइए। जब ANA टाइटर ज्यादा होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज ज्यादा होती हैं, तो हम आपको बोल देते हैं कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज है। और ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स दे देते हैं ताकि इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए, या फिर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स आती हैं अलग से, मिथोट्रेक्सिस, उनको देते हैं ताकि इम्यून सिस्टम टोटली सप्रेस हो जाए। इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा जितने दिन तक मेडिसिन देंगे, लेकिन सप्रेस होने का मतलब है कि अब वो दूसरे जो बाहर से एंटीजन बैक्टीरिया वायरस आने वाले हैं उससे भी आपकी बॉडी को ठीक नहीं कर पाएगा। तो क्या करना है हमें, इम्यून प्रोग्रामिंग। आज जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें मैं एक बहुत अच्छा मेडिटेशन दूंगा, वो है माइंड की प्रोग्रामिंग और इम्यून सिस्टम की प्रोग्रामिंग, जिसे आपको डेली सोने से पहले सुन लेना चाहिए। अगर दिन में आपने माइंड में कुछ गड़बड़ चला भी लिया तो रात को जब आप इम्यून सिस्टम को अपने माइंड से प्रोग्राम करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम एक ऑप्टिमम लेवल पर फंक्शनिंग करेगा, और आने वाले टाइम में अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज होने की या एलर्जीज होने की संभावना है वो भी हट जाएगी। इसको मैं कहता हूँ गोल्डन हीलिंग मेडिटेशन, जिसमें आप अपने माइंड से बात करते हैं अपने इम्यून सिस्टम से, गोल्डन फिश मेडिटेशन। और ये गोल्डन फिश के द्वारा आप गोल्डन फिश को अपने नाभि चक्र से लेकर गोल्डन फिश पूरे बॉडी के अंदर लेकर जाते हो। और ये गोल्डन फिश क्या है, ये एक मेटाफर है आपके इम्यून सिस्टम की सेल्स का, एंटीबॉडीज का, टी सेल्स, बी सेल्स जो होती हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो जब आप डेली गोल्डन फिश मेडिटेशन करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम ऑप्टिमम लेवल पर रहता है। पूरे कोरोना के पीरियड में मैंने अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर और मदर, इन सबको ये गोल्डन फिश मेडिटेशन करवाया और उनका इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिव रहा और वो कोरोना के बीच में रहकर भी हेल्दी रहे। हो सकता है कोरोना उनको कई बार टच करके गया होगा, लेकिन इम्यून सिस्टम ने इमीडिएट उन्हें प्रोटेक्ट कर दिया।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरे कोरोना के दौरान उन्होंने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया लेकिन नहीं हुआ उन्हें कोरोना, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फुल प्रोटेक्शन लिया फिर भी कोरोना हो गया। रीजन ओनली इम्यून रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो एक तरफ इम्यूनिटी को लेने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेना है, हेल्दी फूड लेना है, जंक फूड अवॉइड करना है, मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो प्रॉपर होने चाहिए। सेलेनियम है, जिंक है जो इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, जो जरूरी होते हैं इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ये भी लेने हैं। और ये हमने लिए भी, आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिया इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन हो गया। हाँ, क्योंकि इम्यून सिस्टम की माइंड से प्रोग्रामिंग गलत हो रही थी। बहुत सारे लोगों को कोरोना का फियर इतना ज्यादा हो गया था कि उन्हें तो बस डर लगता था कि सुबह उठे और कोरोना मिलेगा, और उन्होंने उस फियर में माइंड से इतना फियरफुल हो गया, तो जो माइंड फियरफुल हुआ इम्यून सिस्टम भी फियरफुल हो गया। माइंड डिप्रेशन में गया, इम्यून सिस्टम डिप्रेशन में गया, और जब जब इम्यून सिस्टम डिप्रेशन में जाएगा आपको कफ कोल्ड इमीडिएट पकड़ लेगा। जरा देख के देखिए अपनी लाइफ को पीछे में, जब भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, डिप्रेस होते हैं, उसी समय आपको कफ कोल्ड पकड़ता है, क्योंकि कफ कोल्ड का जो फ्लू वायरस है वो सभी जगह होता है, लेकिन जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन आया इमीडिएट आपको पकड़ लेता है। मौसम चेंज होता है तब पकड़ता है, मौसम चेंज होने से भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आए वो आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं। और इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर आपको कोई इंफेक्शन नहीं पकड़ेगा। अच्छा, ऐसे डॉक्टर्स जो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं, चेस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट, वो तो सारा दिन ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स में रहते हैं, तो उनको टीबी क्यों नहीं होता? तो ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया अभी सभी जगह है। जब हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होगा तभी वो इंफेक्शन हमें मिलेगा। करना क्या है, एक तरफ हमें अपने इम्यून सिस्टम की प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है। किसके द्वारा? डाइट के द्वारा। स्लीप, 6 से 7 घंटे की स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। हेल्दी डाइट जिसमें प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, प्रॉपर विटामिन हो, वो लेना जरूरी है। इजिली डाइजेस्टिबल हाई एनर्जी डाइट लेना। बहुत सिंपल सी एक बात मैं डाइट के लेवल पे यहाँ पे कहूंगा, जो लोग कहते हैं कि सर डाइट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। कोई डाइट एक्सपर्ट की आपको जरूरत नहीं है, कोई वेलनेस एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। हाई एनर्जी डाइट कौन सी होती है? वो डाइट होती है जो बिना कुक किए भी खाई जा सके। अब आप देख लीजिए कौन सी चीजें बिना कुकिंग के खाया जा सकता है। फ्रेश जो फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, या इजीली कुक किया जा सके, उन्हें बहुत ज्यादा कुक करने की जरूरत ना हो, और जो बॉडी के अंदर जाने के बाद 24 आवर्स में एक्सक्रीशन के थ्रू, स्टूल के थ्रू बाहर आ सके। नॉन वेज, उसे बहुत ज्यादा कुक करने की जरूरत पड़ती है, और एक बार आपने नॉन वेज लिया तो वो 7 डेज तक बॉडी के अंदर रहता है, और 7 डेज तक वो थोड़ा एक्सक्रीट होता है। सोच के देखिए कितना अनहेल्दी फूड है नॉन वेज, लो एनर्जी फूड है वो, और उसको हम बहुत ज्यादा कुक करते हैं, फिर बहुत ज्यादा ऑयल डालते हैं, बहुत ज्यादा साल्ट डालते हैं टेस्टी बनाने के लिए, और फिर वो सारी चीजें तो आपको बॉडी को डिस्टर्ब कर ही रही है। अगर आपको हेल्दी डाइट लेनी है, एक तरीका है कि जो भी डाइट आपकी लेना चाहते हो उसे यहाँ पर रखिए, जो भी चीज आपको टेस्ट करनी है उसे यहाँ पर रखिए। आपने देखा था उस दिन वो एक्सपेरिमेंट, और अपने हैंड पर हल्का सा प्रेशर दीजिए शोल्डर जॉइंट को। अगर ये चीज आपके ऑरा के लिए अच्छी है, आपके बायोफील्ड के लिए अच्छी है, आपकी फिजिकल बॉडी के लिए अच्छी है, तो ये गिरेगा नहीं, टाइट हो जाएगा। और अगर ये कंटेंट आपके लिए अच्छा नहीं है, इमीडिएट डाउन हो जाएगा। खुद अपना टेस्ट करके देखिए। दूसरी चीज है, उसमें से अब आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो तो कैसे लेना चाहिए? 7 डेज 7 कलर की डाइट लीजिए। कैसे लेंगे 7 डेज 7 कलर की डाइट? जो 7 चक्र होते हैं उन 7 चक्र के कलर्स को फिक्स कर दीजिए कि मंडे को मैं रेड कलर की डाइट लूंगा, ट्यूसडे को ऑरेंज कलर, वेडनेसडे को येलो कलर, थर्सडे को ग्रीन कलर,
फ्राइडे स्काई ब्लू कलर, सैटरडे आप लीजिए डीप ब्लू कलर, और संडे वायलेट कलर। ले सकते हैं ना, पॉसिबल है ना। 7 कलर की डाइस, मतलब वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स 7 कलर्स के एक एक दिन ऐड करते जाइए, आपकी लाइफ कलरफुल हो जाएगी। और किचन कलरफुल होने से और डाइट कलरफुल होने से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन कभी डेफिशिएंसी नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आज अडॉप्ट करके जानी है, बड़े बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। दूसरा, इम्यून सिस्टम की डेली मेडिटेशन के द्वारा प्रोग्रामिंग कीजिए। अपने इम्यून सिस्टम से बात करें, अपने बॉडी के उस ऑर्गन से बात करें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर बॉडी का मसल्स पेन कर रहे हैं तो बॉडी से बात कीजिए, ज्वाइंट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो ज्वाइंट से बात कीजिए। इम्यून सिस्टम को आदेश दीजिए, इम्यून सिस्टम को ज्ञान दीजिए, इम्यून सिस्टम से प्यार से बात कीजिए कि उसे जाके ठीक करे। हमारे बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट इंटेलिजेंस है, इस इंटेलिजेंस को हमने हरी बरी और करी के द्वारा बंद कर दिया है। अगर हम इसे दोबारा एक्टिवेट कर दें तो पूरी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज विद इन 3 मंथ हील हो सकती है। 3 मंथ, 3 महीने का मतलब है 3 महीने लगातार आपको अपने ऊपर काम करना है। जो जो चीजें हम यहाँ बताते हैं वो फॉलो करनी है, और फिर देखिए कि 3 महीने में वो डिजीज रिवर्सल शुरू हो जाएगा। और 1 साल के अंदर इवन आपके जो बड़े बड़े डिजीजेज हैं वो क्योर हो सकते हैं, बशर्ते आप उसके रूट कॉज को पकड़ के धीरे 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 उसको रिवर्स करना शुरू करें। तो डाइट वाला पार्ट हुआ। दूसरा हुआ माइंड वाला पार्ट। डाइट के साथ साथ माइंड के पार्ट को भी समझना है इम्यून सिस्टम के लिए। ऑटो इम्यून डिजीज और एलर्जीज की बात किया। अगर आपको बार बार कफ कोल्ड हो रहा है, अगर आपको बार बार इंफेक्शन कैच कर लेते हैं, तब आपको समझने की जरूरत है कहीं माइंड डिप्रेशन में तो नहीं है। और माइंड का डिप्रेशन में जाना आज की डेट में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तो कोई दे ही नहीं रहा है, सब टांग खींचने में लगे हुए हैं, सब गिराने में लगे हुए हैं, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर्स हो, चाहे पड़ोसी हो, और चाहे कॉर्पोरेट में कलीग्स हो। तो फिर कैसे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे? और डिप्रेशन में नहीं जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे ना कि मैं बस वैसे ही बैठे रहूं, कुछ भी ना करूं, तो 100% श्योर है कि आप साल 1.5 साल में डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतना खतरनाक है कि आपको डिप्रेशन में डालकर ही मानेगा। हाँ, अगर आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है तो कुछ करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपनी लाइफ की। माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल छीनना होगा दूसरों से, अपनी पॉकेट में रखना होगा कि ना मुझे कोई खुश कर सकता, ना ही मुझे कोई दुखी कर सकता। और अभी क्या हो रहा है, रिमोट दूसरों के पास में, वैसे बटन दबाते हैं, आप 2 मिनट में डिप्रेशन में चले जाते हैं, और 2 मिनट में फिर वो दोबारा बटन दबाते हैं, आप खुश हो जाते हैं। जब जब आप दुखी होते हैं वो मजे लेते हैं, और जब जब आप खुश हो जाते हैं वो आपसे काम निकलवा के फुर्र हो जाते हैं। क्यों आप कठपुतली बने हुए हैं दूसरों के हाथ की? छीन लीजिए रिमोट कंट्रोल, अपने पॉकेट में डालिए। ना अभाव में जिए, ना प्रभाव में जिए, अपने स्वभाव में जिए। समझिए अपना ओरिजिनल नेचर क्या है। कैसे थे आप बचपन में? बिंदास, ना कोई डर, ना कोई चिंता। क्या दोबारा से वही लाइफ नहीं जी जा सकती? बिल्कुल जी जा सकती है, बस बशर्ते हमें अपनी नीड और अपनी डिजायर के बीच में डिफरेंस समझना होगा। एक होती हैं इच्छाएं और एक होती हैं आवश्यकताएं। हमने दोनों के बीच में डिफरेंस समझा ही नहीं है। नीड्स बहुत कम है और इच्छाएं बहुत ज्यादा है। और अगर सही तरीके से सोचेंगे तो नीड्स और फिर सेकंड लेवल है डिजायर, वो भी आपकी उतनी ज्यादा नहीं है। बहुत सारी डिजायर्स, बहुत ज्यादा इच्छाएं बाहरी दुनिया के द्वारा जानबूझकर बना दी जा रही है। इतनी जरूरतें भी नहीं है, इतनी इच्छाएं भी नहीं है, बस हम भाग रहे हैं बिना ये समझे कि जाना कहाँ है और चाहिए क्या। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कभी बैठ के ये नहीं पूछा क्यों चाहिए भाई? इतने की जरूरत है क्या एक्चुअल में? एक घर मिल गया, उसमें शांति से रह सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक फार्म हाउस भी चाहिए। फिर एक फार्म हाउस भी मिल गया तो बोले ये छोटा फार्म हाउस है, एक बड़ा वाला फार्म हाउस होना चाहिए। फिर बड़ा वाला फार्म हाउस भी मिल गया तो अब टेंशन हो रही है
कि मेंटेनेंस कैसे दूं उसका, ना घर का मेंटेनेंस कर पा रहे हैं ना फार्म हाउस का। जिस दिन फार्म हाउस में जाते हैं वहां जाके परेशान हो जाते हैं कि अरे यहाँ तो पूरा गड़बड़ हो गया। फिर वापस घर में आते हैं तो घर में आके परेशान है कि यहाँ तो नेचर नहीं है, यहाँ तो वो नहीं है। मेरे अभी एक बहुत अच्छे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, उनके घर में जाना हुआ रिसेंटली, तो उसने अप्रोक्सीमेट 5000 स्क्वायर फीट का घर बनाया है। 6000 स्क्वायर फीट प्लॉट लिया और शानदार घर बनाया, दिल खोल के पैसा खर्च किया उसने। तो मैं उससे पूछा क्यों यार, इतना क्यों? तो उसका कहना था कि देख यार, लोग दो दो तीन तीन घर बना रहे हैं, एक पहले मेन घर बनाते हैं फिर 2 फार्म हाउस बनाते हैं, तो मैंने अपना फार्म हाउस भी यही बना दिया, घर भी यही बना दिया। उसने 6000 स्क्वायर फीट में 6000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कर दिया और पूरा बड़े बड़े बेडरूम, खुला प्लेस, पूरा फुल नेचर उसने लगा दिया है वहां पर। आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल प्लांट्स लगाए हैं, बच्चे के खेलने के लिए जगह है और गार्डन फेसिंग जगह है। बोले घर एक ही बार बनता है और मैंने ये सोच लिया मैं फार्म हाउस नहीं बनाऊंगा, मैं यहीं पर फार्म हाउस बना के क्रिएट करूंगा और मुझे 24/7 इस घर में रहना है। और कोरोना से पहले उसने बना लिया था घर, और कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो उसने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। तो समझना है, ये समझदारी का डिसीजन है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी बड़ा सा घर बनाइए, लेकिन जो छोटा सा घर है उसी को फार्म हाउस भी बना दीजिए ना, साथ में थोड़ा सा नेचर को लेके आते हैं और मकान को फिर से घर बनाते हैं। मकान को घर कैसे बनाना है? जो रिश्तों में कड़वाहट आ गई है उसे वापस थोड़ा सा मिठास लेकर आते हैं। जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उससे थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा रुक के सोचते हैं जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्या जीवन काम करने के लिए जी रहे हैं, या जी रहे हैं काम करने के लिए, या काम कर रहे हैं जीने के लिए? सोचिएगा। और फिर जो बीमारियों के शिकार हो गए हैं, फिर ये जो साइकिल आता है, पहले हम भाग दौड़ भरी जिंदगी जीते हैं, हरी भरी और करी, खूब पैसा कमाना है, खूब इच्छाएं हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, फिर फुल स्ट्रेस देते हैं उनको पूरा करने के लिए, और फिर शिकार हो जाते हैं बीमारियों का, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का। और जब डिजीज आती है ना, फिर सबसे बड़ा स्ट्रेस आता है कि डिजीज को ठीक करने का। और फिर हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, फिर डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, वहां वेट करते हैं। फिर जहां सर्जरी की जरूरत आ जाती है फिर परेशान होते हैं कि अरे यार सर्जरी करना पड़ेगा, डर लगता है सर्जरी से। समझ रहे हैं ना बात? तो ये साइकिल है, उस साइकिल में एक बार आप इस चक्र में फंसे तो बस परेशानियां ही परेशानियां। इस चक्र से बाहर निकलिए, नहीं तो फिर डिजीज का फियर, फिर डिजीज को ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के चक्कर, फिर वापस एक फियर। निकलिए। अगर आपको कोई डिजीज नहीं है या माइनर एलिमेंट्स हैं तो सबसे पहले अपने आप को थैंक यू बोलिए, शाबाशी दीजिए कि इस बेरहम दुनिया में अभी आप बचे हुए हैं। और अगर हैं तो घबराएं नहीं, होलिस्टिक मेडिसिन की, इंटीग्रेटिव मेडिसिन की मदद लें। होलिस्टिक मतलब माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल। जब तक हम ब्रेन और बॉडी के बियॉन्ड अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने मेटाफिजिकल बॉडीज को नहीं समझेंगे, हम केवल एक बॉडी नहीं है, 5 बॉडीज हैं। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड ब्लिस बॉडी। आप योग पढ़ लीजिए, आयुर्वेद पढ़ लीजिए, क्वांटम फिजिक्स पढ़ लीजिए, सबके अंदर ये बातें कही गई हैं। कहां नहीं कही गई हैं वो है मॉडर्न मेडिकल सिस्टम। और मॉडर्न मेडिकल सिस्टम बनाया है यूएस और यूके ने। उनको खुद ही नहीं मालूम तो वो कैसे बताएंगे? और जो उनको मालूम था, जो उनके विद्वान थे, उन्होंने जानबूझकर नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर वो बता देंगे तो मेडिसिन और सर्जरी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। और जो हमारा वैदिक विज्ञान था वो बताता था कि मनुष्य का अस्तित्व उसके व्यक्तित्व से कई गुना बड़ा है। वो 5 शरीरों से बना हुआ है, और जो मेटाफिजिकल बॉडी है उनका रोल फिजिकल बॉडी से ज्यादा होता है। लेकिन जब से हमने वेस्टर्न फिलॉसफी अडॉप्ट की है, हम अपना मेटाफिजिकल एस्पेक्ट भूल गए हैं, बल्कि मेटाफिजिकल एस्पेक्ट बिगाड़ चुके हैं। और यही कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज का। और फिर हम मदद लेते हैं वेस्टर्न साइंस की। मैं मान गया वेस्टर्न साइंस बहुत अच्छी है, लीजिए आप मदद मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की, लेकिन 20%, 80% चीजें आपके अंदर से ठीक होंगी और आपको खुद ठीक करनी होंगी। मदद लेनी होगी हमारे वैदिक विज्ञान की, और एक शरीर पर नहीं, 5 शरीर पे काम करना होगा। अगर डिजीज को हील और क्योर करना है तो सबसे पहले समझिएगा अपनी फिजिकल बॉडी का नीड समझना है, लाइफ स्टाइल बदलना होगा। लाइफ स्टाइल में क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है स्लीप। अगर आपको 6 घंटे की शानदार वाली नींद आती है, बिना सपनों के मस्त होकर सोते हैं, फिर आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं।
80% लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या डिस्टर्ब्ड क्वालिटी की प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोग तो इतना ओबेज हो चुके हैं, स्लीप एपनिया डिसऑर्डर, वो सोते हैं तो खर्राटे आते हैं या बीच बीच में उनको एपनिया हो जाता है। और आजकल मशीनें आ गई हैं, पेप मशीन, वो लगा देते हैं रात को, सुला देते हैं, वाह मशीन में सोते रहिए सोते रहिए। अरे ये कोई सोना है यार, ये कोई जीना है? क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्यों नहीं थोड़ा सा एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी के ओबेसिटी को कम कर लेते? क्यों थोड़ा सा कम नहीं खा लेते? और फिर हम डॉक्टर्स को गाली बकते हैं कि यार देखो वो मशीन लगा दिया, इतनी महंगी मशीन है, उसका खर्चा आ रहा है। उनको वही नॉलेज है, वो वही करेंगे। स्लीप 6 घंटे की, सबसे पहले अपनी स्लीप पर ध्यान दीजिए। वो बैटरी चार्जिंग सिस्टम है, और सोने का समय फिक्स होना चाहिए, रात को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। वो हाउस कीपिंग सिस्टम, बॉडी का मेंटेनेंस है, डिटॉक्सिफिकेशन है, क्लींजिंग है। उतना बजे तक, 11 से 5 बजे तक आपको शरीर को क्लोज डाउन करना ही पड़ेगा, माइंड को शट डाउन करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बॉडी के अंदर गंदगी भर जाएगी, क्लीनिनेस होगी, बदबू आएगी। दूसरा पार्ट, 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाइए, 5 से 7 बजे के बीच में उठने का समय है। उठने के बाद आधे घंटे का फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये जो बॉडी दिन भर बैठ रही है, जो बैठने का स्टाइल हो गया है, आजकल पोस्चर प्रॉब्लम हो गई है। सिटिंग इज द नेक्स्ट टू स्मोकिंग। इनफैक्ट सिटिंग इज मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। अगर आप दिन में 7 घंटा सिटिंग जॉब में हैं, तो आप दिन भर में इक्वलेंट टू 20 सिगरेट्स पी रहे हैं। ये उतना ही डैमेज कर रहा है जितना 20 सिगरेट अगर आप पी रहे हैं और या 7 घंटे लगातार बैठने की जॉब कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर जॉब छोड़ दें क्या? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। कम से कम आधा घंटा तो सुबह शरीर को हिलाइए, जो करना है कीजिए, बस पसीना आना चाहिए, स्वेटिंग होना चाहिए। स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, योगा कीजिए, जो मन करता है। अब लोग ये लगे रहते हैं कि साइकिलिंग ज्यादा अच्छा है कि स्विमिंग ज्यादा अच्छा है। रिसर्च कर डालेंगे, पीएचडी कर डालेंगे उसके ऊपर। आप बुला लो उनको, वो बता देंगे कि आपको योगा से नहीं जिम से होगा, और ना योगा होगा ना जिम होगा, और फिर कुछ नहीं होगा, बीमारियां होगा। कुछ तो करिए भाई। क्लियर? आधा घंटा फिजिकल बॉडी को मूवमेंट देनी है। बॉडी नीड मूवमेंट, माइंड नीड स्टिलनेस। बॉडी को मूवमेंट देनी है, माइंड को शांति देनी है। आधे घंटे का मेडिटेशन देना जरूरी है। बोलते सर टाइम नहीं है। बिल्कुल टाइम नहीं, किसके पास टाइम है? मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैं क्यों पागल होकर आप लोग के साथ बैठा हूँ? मुझे मजा आता है, और मुझे पता है कि यही सॉल्यूशंस हैं। ये बताना होगा लोगों को। आधा घंटा मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जो जितना बिजी है उतना ही ज्यादा देर का मेडिटेशन जरूरी है। लोग कहते हैं मेडिटेशन 60 साल के बाद की जरूरत है, अभी नहीं। नहीं, उस समय तो माइंड ऐसे ही शांत हो जाता है 60 के बाद, तो क्योंकि आप जिंदगी के बहुत सारी चोट खा चुके होते हो। 60 से पहले जरूरत है, यंग एज में ज्यादा जरूरत है, बच्चों को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा माइंड हाइपर एक्टिव हो गया है मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, पीएनपीसी पर निंदा पर चर्चा की वजह से। सारा दिन इसकी न्यूज उसकी न्यूज, पूरी दुनिया के बारे में हमें पता है, यूक्रेन में क्या चल रहा है, ब्रिटेन में क्या चल रहा है। ना तो हमें पड़ोसी के बारे में पता होगा कि पड़ोसी घर में किसी की डेथ हो गई है, और अपने घर के अंदर में, मेरे अंदर में क्या चल रहा है नहीं पता होगा। कुछ देर ठहरिए, पड़ोसी से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, और मोबाइल से नहीं होती वो बात। इसको बंद करना होगा कुछ देर के लिए। डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। सुबह सुबह तो उठ के बिल्कुल मत रहिए। रात के 6 घंटे इसके बिना सोइए, तकिए के नीचे मत लगाइए। रात भर रेडिएशन से आपका माइंड गर्म हो जा रहा है, पक जा रहा है, फिर ब्रेन ट्यूमर होगा, मुझे मत कहिएगा। नेक्स्ट पार्ट, आधे घंटे का मेडिटेशन, आधे घंटे का एक्सरसाइज किसी भी प्रकार का। उसके अलावा 10 मिनट का प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप कहेंगे कि फिजिकल एक्सरसाइज के साथ प्राणायाम की क्या जरूरत है? प्राणायाम, प्राणों का आयाम। 5 प्रकार के प्राण होते हैं, समान, व्यान, उदान। ये 5 प्रकार के ऐसे 5 प्राण होते हैं जिन्हें हमें लेना होता है डेली। 5 प्रकार की बायो एनर्जीज हैं जो मेटाबॉलिज्म को ठीक करती हैं। 10 मिनट के कोई भी 5 प्राणायाम कर लीजिए, 5 प्रकार के प्राण एक्टिवेट हो जाएंगे आपके। फ्रेश एयर में बैठकर, एसी में नहीं, कोशिश करें कि बाहर निकल कर। पूरी बॉडी रिजुविनेट हो जाएगी। सांसों के द्वारा, ब्रीथ के द्वारा
पूरी बॉडी रिजुविनेट की जा सकती है। प्राणायाम की पूरी साइंस है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड इसे नहीं मानता। वो तो टीम के अंदर बिठाकर गर्मी देकर पसीना निकालना जानता है। वो योगा को भी हॉट योगा बना देता है। वो विक्रम योगा और कौन से योगा बना दिए गए हैं ना, बेकार है वो। प्राणायाम कीजिए। ऑक्सीजन के साथ साथ आपको माइंड के द्वारा प्राण लेने हैं, क्योंकि प्राण निकल गए तो फिर जीरो। प्राण ऑक्सीजन नहीं होते। ऑक्सीजन तो कोरोना में सबको दी गई, बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए गए, वेंटिलेटर पे लगा दिया गया, लेकिन प्राण निकल गए तो फिर ऑक्सीजन काम नहीं आया। ये प्राण आपको खींचने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं माइंड के द्वारा, इमेजिनेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, स्पेशल कॉन्शियसनेस के द्वारा। सिखाते हैं हम कैसे प्राणायाम किया जाए पॉजिटिव हेल्थ जोन में। ये 3 चीजें हुई। अब आता है आगे का समय। सुबह 7 से 9 आपको ब्रेकफास्ट ले लेना है। 9 से लेकर 2 बजे तक दिल लगाकर काम कीजिए ऑफिस का। 2 बजे से 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच ले लेना है। मैक्सिमम 3 o'clock, 3 to 7 फिर काम कीजिए। किसने रोका है? 8 घंटा इफेक्टिव काम कीजिए फुल फोकस के साथ, बिना मोबाइल के। इक्विवेलेंट टू 24 घंटे का काम होगा। लेकिन हम क्या है, हर सेकंड हर पल मोबाइल देखते हैं, हर सेकंड हर पल मोबाइल देखते हैं। जो फोकस है वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। 8 घंटे बैठे जरूर रहते हैं, काम केवल 2 घंटे का करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉइज मेरे जो टीम वर्क मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि सर हम तो दिन भर लगे रहते हैं, यहाँ से जाने के बाद भी काम करते हैं, रात को भी काम करना पड़ता है। मैं कहता हूँ नहीं करना है। अगर तुम 8 घंटा इफेक्टिव काम कर लोगे, रात में काम लेके जाने की जरूरत नहीं। लेकिन 8 घंटे फोकस, 4 घंटे फर्स्ट हाफ, 4 घंटे सेकेंड हाफ, इनफ। उससे ज्यादा काम करने के लिए हमारा शरीर बना भी नहीं। लेकिन फोकस अटेंशन के साथ। 7 बजे से 9 बजे के बीच में फैमिली टाइम, जो बहुत जरूरी है इमोशन के लिए, दिल के लिए, नहीं तो हार्ट अटैक आएगा। बात कीजिए दिल खोल के, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। अनकंडीशनल लव, ये सोच के नहीं इससे बात करूंगा बिजनेस आएगा, ये बात करूंगा कल डील पक्की हो जाएगी, या फिर गाड़ियां करूंगा, चल उसको भड़का देते हैं, थोड़ा सा लगा देते हैं उसके घर में थोड़ी सी आग, उससे नहीं चलेगा। क्या करना है? अनकंडीशनल लव, कि इस बातचीत से जो मैं करूंगा अभी, चाहे मोबाइल से करूं चाहे सामने बैठ के करूं, दिल खुलेगा, इमोशन रिलीज होंगी और माइंड हल्का होगा। ये प्रेशर कुकर जो यहाँ बढ़ गया था, दिन भर काम करने से मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, तो शाम को क्या करना है, इस प्रेशर कुकर की सीटी को थोड़ा सा रिलीज कर देना है। और 9 बजे जब ये प्रेशर कुकर खाली हो जाए, 2 घंटे की बातचीत के बाद, फिर अपना थोड़ा सा ज्ञान व्यान ले लीजिए, जो भी आपको नॉलेज लेना है, इंटरेस्ट है, एंटरटेनमेंट है, टीवी देखना है टीवी देखिए, कुछ लिखना चाहते हैं लिखिए। 11 बजे जाके सो जाइए। 11 से 5 प्यारी सी नींद, बॉडी का रिचार्जिंग सिस्टम अगले दिन के लिए तैयार। और दिन भर में जो आपको अंदर मुंह में डालना है फूड, उसका ध्यान रखें। हाई एनर्जेटिक फूड होना चाहिए, लो कैलोरीज, हाई एनर्जेटिक। साइड बाय साइड 2 फूड पे ध्यान देना है। एक जो आप यहां से खा रहे हो, क्योंकि वो नीचे की बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, और एक जो आप यहां से खा रहे हो, मेंटल फूड, मेंटल डाइट। दिन भर हम क्या कंटेंट देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, माइंड के अंदर एक डस्टबिन बन जा रही है, माइंड में उल्टा सीधा डाल रहे हैं, और फिर उसका एंड रिजल्ट होता है रात को जाके ये पूरी मूवी चालू हो जाती है, और फिर पूरा वीडियो वापस चलता है, ना नींद आती है, और फिर सपने में भी वही वही सपने आते हैं। तो बॉस ने क्या कहा, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से कम सफेद क्यों, मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से कम छोटी क्यों, मेरा बंगला उसके बंगले से बड़ा क्यों नहीं, मेरा प्रमोशन उसके प्रमोशन से पहले क्यों नहीं। ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। देखिए भाई, समझना तो पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस केवल और केवल बीमारियों का शिकार होंगे, और आप हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, आईसीयू में पड़े रहेंगे। नहीं भी पड़े रहेंगे तो बहुत सारी दवाइयों के साथ जिंदगी चलाएगी, ऐसे डब्बा भरता जाएगा, इंजेक्शन लगाते रहेंगे, बार बार टेस्ट करवाते रहेंगे। पूरा जितना आप अर्निंग कर रहे हैं उसमें से 50% डॉक्टर्स को देते रहेंगे, 30% गवर्नमेंट ले जा रही है टैक्स के द्वारा, 50% डॉक्टर्स ले जा रहे हैं बीमारियों के लिए, बचा कितना, 20%। उस 20% अगर आप पहले से ही 20% अर्न कर रहे हैं तो फिर ज्यादा अच्छे। समझ रहे हैं ना बात को?
अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी लीजिए, और नहीं तो फिर जीवन में सफरिंग के लिए तैयार रहिए। चॉइस, लाइफ चॉइसेस से चलती है। मैंने भी एक चॉइस लिया कि मैं ये जो पागलपंथी चल रही है डॉक्टर्स की, वैसा नहीं करूंगा, कुछ डिफरेंट करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि हेल्दी कैसे रहा जाए। बीमारियां तो लाखों हैं यार, करोड़ों हैं। एक एक डिजीज को अगर आप जानोगे ना तो आप डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पाओगे। और हेल्थ केवल एक है। 3 महीने में आप हेल्थ को सीख सकते हो। 3 महीने में। जो लोग हेल्थ में होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, जुड़िए मेरे साथ, मैं 3 महीने में हेल्थ सिखा दूंगा आपको। बस वो 3 महीना सीख लीजिए, जिंदगी भर आप हेल्दी रहेंगे। और ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि रियल डॉक्टर बनने का जो मेरा डिसीजन था वो इसीलिए था कि मैं लोगों को हेल्दी करना चाहता था, हैप्पी देखना चाहता था। उनको टेबलेट मेडिसिन या वो देकर उन्हें दुखी करके नहीं देखना चाहता था। बचपन में डॉक्टर यही सोच के बनना चाहता था, लेकिन जब बन गया तो देखा कि यार ये तो गलत सिस्टम है, तो इस सिस्टम को मैंने अलविदा बाय बाय कहा। साइड बाय साइड ये जो जिद है, ये जो मिशन है, इसको चला रहा हूं, हेल्दी हैप्पी यू। हेल्थ की बात करेंगे, डिजीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं। और होलिस्टिक मेडिसिन की जरूरत है। होलिस्टिक मेडिसिन मतलब एज ए होल मुझे आपको समझना है। लोग कहते हैं सर मेरी डिजीज ठीक हो जाएगी, मैं कहता हूं बिल्कुल हो जाएगी। सर अभी तक तो नहीं हुई, मैंने रशिया गया, मैं अमेरिका गया, मैं तमिलनाडु गया, क्योंकि आपने केवल एक सिस्टम से इलाज करवाया है, वो है मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, और उसने केवल आपके 20% को ठीक किया है, ब्रेन और बॉडी को। एज ए होल मुझे आपको समझना होगा माइंड के इश्यूज क्या हैं, एनर्जी के इश्यूज क्या हैं, कहां कहां आपकी लाइफ के कौन से डायमेंशन बिगड़े हुए हैं, और उन सारे डायमेंशन को ठीक करके मैं वापस पहले फिजिकल बॉडी का लाइफस्टाइल, एनर्जी बॉडी का वापस बैलेंसिंग। एनर्जी बॉडी कोई फिलोसफिकल चीज नहीं है, ये एक्चुअल में होती है। जैसे आप अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखते हैं, जैसे आप अपना ब्लड शुगर ठीक रखते हैं, वैसे ही आपको अपने सातों चक्र की वोल्टेज 4 to 6 रखनी होगी अगर आप वेलनेस की मोड में आना चाहते हैं तो। फिर माइंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी प्रोग्रामिंग सीखनी होगी। उसमें बहुत सारे वायरस डाल दिए जा रहे हैं, बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, उसकी रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। और जुड़ना होगा फोर्थ बॉडी के साथ, वो है इंटेलेक्ट। और फिफ्थ ब्लिस, सोल। सोल को रिकनेक्ट करना है गॉड के साथ, जहां से वो आई है, सोर्स के साथ, जिंदा रहते हुए, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद क्या करोगे? कुछ लोग बस हे भगवान उठा ले और मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष यहीं पर है। जीवन जीने के लिए आए हैं। आज एक सुबह कंसल्टेशन ले रहा था, वो सर बस मुझे मोक्ष चाहिए सर, मोक्ष चाहिए। अरे मोक्ष लेके करेंगे क्या? किसने देखा है ऊपर जाके अच्छी दुनिया है, स्वर्ग है, नरक है? ये तो मुझे नहीं पता। यहां पर सब कुछ किया जा सकता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, स्ट्रेस हो रहा है, बीमारी हो रहा है, तो बदल डालिए अपने जीवन जीने के तरीके को। जिस तरीके से अभी तक जिंदगी चल रही थी उसे 360 डिग्री बदल दीजिए। टाटा बाय बाय कह दीजिए उन सारे इमोशनल डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर को। देखिए कहीं आप ऐसी वाली पैरासीटामोल तो नहीं बन गए हैं जिसको खाने से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, हेडेक नहीं जा रहा है, हाँ एसिडिटी ज्यादा हो रही है। अगर आप एक्सपायर हो चुके हैं तो एक्सपायर कर दीजिए अपने आप को। अब समय आ गया है अपने आप के आपको एक्सपायर करने का। एक्सपायर कहने से मेरा मतलब ये नहीं कि राम नाम सत्य है। एक्सपायर कहने से अपने ओल्ड सेल्फ को, जो भी आपका पुराना जीवन जीने का तरीका है, अगर आप उसमें हेल्दी और हैप्पी नहीं है तो उसे एक्सपायर करने की जरूरत है और बदलने की जरूरत है। नए तरीके से एक नया यू एक्सप्लोर करने की। एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड विद इन यू। ढूंढिए अपने अंदर अनएक्सप्लोर्ड को एंड देन एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोडेड यू। तब आप एक विस्फोटक सामग्री हैं। विस्फोट करके तो देखिए। तुम अपने वजूद को ढूंढ, तू अपने अस्तित्व को ढूंढ, पूरी दुनिया को तुम्हारी तलाश है। क्यों फिर ऐसे हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज में जी रहे हैं? बदलिए अपना जीवन जीने का तरीका। वर्षा कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे जरा। सेशन को मैं एंड करूंगा उस स्लाइड्स के साथ, ताकि जो आज हमने बातें की उसे कंक्लूड कर सकें। राइट। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, PNI, मेडिकल साइंस का ही एक ब्रांच जो बताता है हमारा माइंड नर्वस, इम्यून और एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी इन तीनों सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को समझना होगा।
स्लाइड्स वन बाय वन दिखाते जाइए, जो पहले डाउनलोड किया हुआ है वो वाले। ये देखिए, जो रिसर्च बताती है कि कौन सी इमोशन, एक एक इमोशन एक एक ऑर्गन को अफेक्ट करती है। अगर आप बहुत लंबे समय से एंग्री हैं, लीवर डैमेज होगा। अगर आप बहुत लंबे समय से ग्रीफ में हैं, लंग्स डैमेज होंगे। वरी स्टमक को डिस्टर्ब करेगा। और लंबे समय से कंफ्यूजन में है तो ब्रेन और हार्ट डैमेज होंगे। फियर, किसी भी चीज का डर है तो किडनी डैमेज होंगी। नेक्स्ट, ऐसे ही एक एक इमोशन एक एक डिजीज पैदा करती है। ये देखिए, एंगर लीवर को, एंग्जाइटी में जो लोग रहते हैं उनका स्प्लीन डैमेज होता है और उनकी एनर्जी लो हो जाती है। सैडनेस लंग्स को डैमेज करती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओवर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं हूं ना, शाहरुख खान होते हैं, वो हर चीज को मैं हूं ना, मैं करूंगा। उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। सारा वजन अपने कंधों पे डाल लेते हैं और फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ जिंदगी जीते हैं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें अपने घर में घुटन महसूस होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आजादी नहीं है, घुट घुट के वो अपने घुटने खराब कर लेते हैं, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुभव बोल रहा है। पिछले 15 सालों में मैंने जितने पेशेंट देखे, जितने अर्थराइटिस के पेशेंट थे उनकी लाइफ में घुटन थी, जितने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट थे उनके ऊपर ओवर वजन था, और दिया नहीं था किसी ने, जबरदस्ती उन्होंने ले लिया। ऐसे एक एक इमोशन, इनफैक्ट मैं आई सर्जन भी हूं और बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे देखे जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो देखना नहीं चाहते, वो ऐसे करते हैं। उनके घर में लड़ाई होती है और वो ऐसे देखते हैं, नहीं मुझे नहीं देखना है। और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होते गई और उनको -14 -20 का चश्मा लग गया। और अब वो ढूंढ रहे हैं कि कोई लेसिक ऑपरेशन हो जाए जिससे मेरी रोशनी वापस आ सके। और रूट कॉज है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने बहुत कुछ नहीं देखना चाह रहे थे, देखना पड़ा, और ब्रेन ने उसके माइंड को ऐसा, बॉडी को ऐसा डिस्टॉर्ट किया कि इसमें चश्मे का नंबर आ गया, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहता है। तो माइंड ने ब्रेन को, और ब्रेन ने आइज को ऐसा सिग्नल दिया कि लो भाई, तुम्हारी मैं आइज का विजन ही ब्लर कर देता हूँ, अब तुम देखो ही मत। एक पूरी फैमिली आती है, उसमें 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में से 2 बच्चे अपने मम्मी पापा का जो डेली ड्रामा चलता था उससे डर के अलमारी के पीछे छुप जाते थे, और एक बच्चा ऐसा था जो डरता नहीं था, तो सामने बैठ के सुनता था, बल्कि मम्मी पापा को समझा देता था, बहुत हो गया आप लोग का ड्रामा। 3 में से 2 को -14 का चश्मा है और एक को कोई चश्मा नहीं लगा। उसने एक्सेप्ट किया रियलिटी। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको जब डीप में जाके देखोगे साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी एक्सप्लेन कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। इंटीग्रेटिव मेडिसिन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पैथीज विद सिंपैथी एंड एम्पैथी। मैं नहीं कहता कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम गलत है। अगर कैंसर हो गया है तो एक बार सर्जरी करवाना होगा, फिर उसको रिकरेंस ना हो तो रूट कॉज पे जाना होगा। जहां ड्रग्स की जरूरत है ड्रग्स लेनी होगी। डायबिटीज हो गया है, लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई करना होगा, ड्रग्स भी लेनी होगी। स्लोली स्लोली डायबिटिक रिवर्सल होगा, स्लोली स्लोली हाइपरटेंसिव रिवर्सल होगा। तो एनर्जी मेडिसिन, माइंड मेडिसिन, लाइफस्टाइल मेडिसिन, न्यूट्रिशनल मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन हैं। इन सारी चीजों को भी अपनी मेडिसिन के साथ एड ऑन कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस पैथीज विद सिंपैथी एंड एम्पैथी। नेक्स्ट स्लाइड। प्रिस्क्रिप्शन बियॉन्ड प्रिस्क्रिप्शन, ये मेरी बुक जो B3 बॉडी बियॉन्ड बॉडी में लेकर आया हूं, ये प्रिस्क्रिप्शन है। जो प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर दे रहे हैं उस प्रिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड इस प्रिस्क्रिप्शन को लीजिए, क्योंकि बॉडी बियॉन्ड बॉडी, आप अपने फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड बहुत कुछ हैं, उसे भी जानिए, तभी आपको ये दूसरा प्रिस्क्रिप्शन मिल पाएगा और तभी आप हेल्दी हैप्पी यू बन पाएंगे। ये मैंने जो शुरू में दिखाया कि माइंड सॉफ्टवेयर है, साइकोलॉजी और नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ये हमारे तीनों हमारे माइंड से जुड़े हुए हैं। तो साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों ट्विन सिस्टर हैं। साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करोगे फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगा ही होगा। और कुछ है? यस, माइंड ब्रेन बॉडी सोल MBBS अप्रोच, आज इसकी जरूरत है। नीड ऑफ द डे होलिस्टिक मेडिसिन। अगर आप होलिस्टिक मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और केवल मेडिसिन के भरोसे हैं तो आप अपने जीवन को खुद खराब करने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। थैंक यू वेरी मच।
लास्ट में अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके क्वेरीज को लेने के लिए। क्वेरीज तो कुछ नहीं है, लेकिन थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सुधा जी। बहुत अच्छा लगा। थैंक आप यू। बिल्कुल सही बोलते हैं, कितना सही बोलते हैं, प्रैक्टिकल बोलते हैं। हाँ जी, एनी अदर क्वेरीज? कुछ भी आपकी तरफ से फास्ट, लास्ट 5 मिनट्स में क्वेरीज ले लेते हैं। अगर आपकी रियल में कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो बात कीजिए खुलकर, शर्माइए नहीं। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर। यस मनीषा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर, मेरा जैसे आपने आर्थराइटिस का बताया, वो तो मैं देख रही हूँ अपने आसपास में काफी लोगों को, और सर इसके साथ ही मैं सोराइसिस का भी देख रही हूँ सर। उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि उसको भी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वो भी एक ऑटो इम्यून डिसीज है। तो राइट। उससे कैसे हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं, ये कैसे लोगों को सिखा सकते हैं कि आप इनसे कैसे बच पाएंगे? सोरियोसिस एक स्किन प्रॉब्लम है जिसके अंदर स्किन में पैचेस बन जाते हैं, और सोरियोसिस को हमें पहले माइंड के लेवल पर क्योर करना होता है। यानी क्रॉनिक स्ट्रेस जब आपको होता है तो आपके इम्यून सिस्टम की गलत प्रोग्रामिंग हो जाती है माइंड के द्वारा। तो जो सोरियोसिस के पेशेंट मेरे पास आते हैं, पहले मैं उसका माइंड का डायग्नोसिस बनाता हूँ कि कहाँ कहाँ बचपन से लेकर अभी तक गड़बड़ हो गई है। एक दिन में नहीं, बहुत लंबे समय से गड़बड़ की हुई होती है ऐसे लोगों ने। एज रिग्रेशन थेरेपी होती है, ALRT, और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है, और एक हिप्नोथेरेपी। ये 3-4 प्रकार की थेरेपीज के द्वारा मैं उनके माइंड के ओल्ड सॉफ्टवेयर को बदलता हूं, उसमें नए प्रोग्राम डालता हूं, और जो बचपन की पेनफुल मेमोरीज होती हैं उन्हें डीप हिप्नोसिस में ले जाकर रिमूव कर देता हूं। उसके साथ साथ आयुर्वेद डिटॉक्सिफिकेशन, और आयुर्वेद में सोरियोसिस के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। जब उन्हें दिए जाते हैं तो सोरियोसिस 6 to 8 मंथ में रिकवर करना शुरू कर देता है। सर, क्या जो प्राणायाम करते हैं उससे ये मतलब बेनिफिट मिलता है क्या इसमें? डेफिनेटली। देखिए, जो जनरल चीजें हैं, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, वो हर डिजीज में बेनिफिट देगा, कोई भी डिजीज हो। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी हैं जिनको स्पेसिफिक थेरेपीज की भी जरूरत है। केवल योग, ध्यान, मेडिटेशन वो तो करना ही है, वो तो करना ही है, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। लेकिन जो माइंड में हमने बहुत सारे वायरस डाल दिए, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर दिए, अब जब तक उसे रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो डिजीज वहां पर स्टोर हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से किसी की लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर इमोशन डिस्टर्ब चल रही थी। एक पेशेंट हमने देखा था, उनके फादर को डाकुओं ने मार दिया था जब वो छोटा था, और उनके घर में डाकू का अटैक हुआ, और उस समय उसको भागना पड़ा, और वो जान बचाकर भागा क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा भागो, बस भागो, रुकना मत। और वो इतना तेज भागा, वो पूरे डाकू उसके पूरे खानदान को खत्म करना चाह रहे थे, और वो भाग गया। तो भाग तो गया, बच तो गया, लेकिन जिंदगी भर ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार हो गया, घुटने चलने बंद हो गए, और कई साल तक मेडिसिन खाता रहा। बाद में जब उसे समझ में आया, होलिस्टिक मेडिसिन की अप्रोच उसने ली, और उसको समझ में आया कि तो मेरी बचपन से इश्यूज हैं, फिर उन सारी चीजों को धीरे 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 रिवर्स किया, और वो वापस अपने पैरों पर चलना शुरू किया। तो बहुत सारी चीजें हैं होलिस्टिक मेडिसिन के अंदर। इतना आसान टॉपिक नहीं है, अगर इतना आसान होता तो हर जगह पर होलिस्टिक मेडिसिन कंसल्टेंट होते, और इसके लिए बहुत समझ चाहिए, मेडिकल साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, अदर साइंसेस की भी होनी चाहिए, और सारों का एक प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए। और ये सारी चीजें हम पॉजिटिव हेल्थ जोन में बहुत ही साइंटिफिक, प्रिसाइज और कंसाइज वे में कर रहे हैं। नमस्कार सर। जाना चाहते हैं क्या थेरेपी से? हाँ, आपकी थेरेपी से तो आप जाइए, है ना, आपसे मैं बात करूँ, या फिर आप साइकोन को भी कर लीजिए तब तक, मैं फिर आपसे बात। हाँ जी, यस प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार संगीता जी। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब से मैं आपसे ट्रीटमेंट लेके आई हूँ और कोर्स थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, मुझ में बहुत चेंजेस आए हैं। और मुझे अब लगने लग गया है, पहले मैं लोगों को ब्लेम करती थी, अब मुझे लगने लग गया है कि सारे जो फसाद की जड़ मैं ही थी। मैंने आपको डिस्कस भी किया था ये, और आज का सेशन सुन के और भी मेरे माइंड में क्लैरिटी आ गई। और मैं तो सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जरूर आप लोग कोर्स करिए,
क्योंकि खामखा हम लोग मन की गांठों में ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं, जबकि गलती हमारी ही होती है। मतलब ये बोलना आसान नहीं है क्योंकि खुद की गलती मानते नहीं है हम लोग, बट जब से मैंने मानना सीखा है मेरी लाइफ बहुत बेटर हो गई है। मुझे पेन भी कम हो रहा है। वैसे सारे ऑडियंस को बता दूं कि मैं रियूमेटॉइड अर्थराइटिस की पेशेंट थी। हालांकि मैं मेडिसिन फ्री हो गई थी योग प्राणायाम करके, फिर भी मेंटली मैं बहुत इनस्टेबल थी जब मैं सर के पास आई थी। और मैंने 7 डे का ट्रीटमेंट लिया और वो कोर्स सर ने मुझे दिया, और उसके बाद सर मेरी जिंदगी बदलना चालू हुई और मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे शेयर की थी कि मैंने एक छोटी सी ख्वाहिश से शुरू करी कि छोटी चीजें मैनिफेस्ट करके देखते हैं सही में ये होती है कि नहीं, और वो मेरे लाइफ में हुआ। तो आज और अच्छा लगा। मुझे तो लगता है सर आपको डेली सेशन करना चाहिए ताकि हम ग्रो करते रहेंगे आपको देख देख के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संगीता जी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब जब मेरे पास समय रहेगा, ये 3 to 4 का टाइम मैंने आप लोगों के लिए ही फिक्स किया है कि मैं कुछ ऐसी जो बातें दिल से करना चाहता हूँ वो आपके साथ शेयर कर सकूं। संगीता जी जब यहाँ आई थी तो उनको मैंने एक एक्सरसाइज करवाई थी, वैल्यू एनालिसिस। यानी वैल्यूज मतलब योर कोर बिलीफ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए जरूरी क्या है, आप इंपॉर्टेंट किस चीज को समझती हैं। इनको कुछ और चीज इंपॉर्टेंट लगती थी कॉन्शियस माइंड से, लेकिन जब सब कॉन्शियस में जाके निकाला तो कुछ और निकल कर आया। और इनके जो दोनों के बीच का गैप था जब वो फुलफिल हुआ तो ये और कूल और रिलैक्स हो गई, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्फिडेंट हो गई। इसी प्रकार से लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे इमोशनल ब्लॉकेज आ जाते हैं, समझ की वजह से या दूसरे लोगों की वजह से। तो हम यहाँ पर वापस लोगों को कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं। जब आपका माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल चारों कॉन्ग्रुएंट होंगे, अलाइन होंगे, ना आपको कोई डिजीज होगी, ना ही आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे। थैंक यू संगीता जी जुड़े रहने के लिए और आपके एप्रिसिएशन के लिए भी थैंक यू। नितेश जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, हाउ टू कंट्रोल हाइपरटेंशन। यस नितेश जी, हाइपरटेंशन यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, 2 एमिगडाला, और ये एमिगडाला हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं आउटर इन्वायरमेंट की वजह से, और इनके पास कंट्रोल होता है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ये एमिगडाला अगर हाइपर हुए तो पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स का टोन, जो कंस्ट्रिक्शन है, वो इंक्रीज कर देंगे, और जिसकी वजह से ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जैसे पानी की नली होती है, उसे जोर से दबा दिया जाए तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही जब आप अपने एमिगडाला से अपने ब्लड वेसल्स को दबा देते हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर मेडिकल साइंस के द्वारा टेलमीसार्टन, ओल्मीसार्टन जो मेडिसिन हैं उनके द्वारा, एंटी हाइपरटेंसिव के द्वारा हम उनके टोन को कम करते हैं, लेकिन टोन इधर से बढ़ा रहे हैं और उधर से मेडिसिन से कम कर रहे हैं। तो बेटर है यहाँ से कम करना सीखिए। हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं एमिगडाला टॉकिंग मेडिटेशन। अपने एमिगडाला से बात करके उसकी रीप्रोग्रामिंग करिए और फिर देखिए आपका हाइपरटेंशन 3 महीने में गायब हो जाएगा। बल्कि ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेंशन ना हो जाए, कि आपका जो ब्लड प्रेशर 120/80 से भी कम ना आना शुरू हो जाए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अगर बोलना चाहेंगे तो नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, यस, एनी अदर क्वेरीज? अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं और किसी झिझक की वजह से कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं, तो मैं उन्हें कहूंगा कि आप अपने क्वेरीज पर्सनली हमें भेज सकते हैं। वर्षा फोन नंबर टाइप कर दें, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कांटेक्ट करेंगे आपकी मदद करने के लिए, हॉलिस्टिक वे में, इंटीग्रेटिव वे में, आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए। यस कमलेश, कुछ बोलना चाह रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, बोलना तो कुछ है नहीं, थैंक यू बोलने के लिए मैंने फोन किया। बहुत बहुत समय जुड़ नहीं पाता हूँ, पर जब भी मौका मिलता है तो मेरे को लगता है कि आपका धन्यवाद हर बार मेरे को करना चाहिए। पिछले 2 साल में सर जो मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे जो चेंज हुआ है मेरे में, वो जबरदस्त है सर, जबरदस्त है। मतलब मेंटल लेवल पे तो अब तो मतलब लोग अप्रिशिएट करने लग गए हैं सर। लोग मतलब जो कलीग्स हैं, लोग बोलते हैं नहीं सर आप थोड़ा सा कुछ अलग हो। इवन वाइफ ने भी बोल दिया, बोले नहीं अभी काफी आपका जो ऑरा है पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गया। तो सर जितना चेंज हुआ है या जितना मेरे को बोल पाना मुश्किल है, बिल्कुल। बट हाँ सर ये है कि
तब से लेके अब तक सर, पहली बात तो ये है कि टेंशन बिल्कुल नहीं रहता है मेरे को। जो सेटिस्फेक्शन है लाइफ को लेके, थोड़ा सा पहले रिग्रेट रहता था या रहता था कि नहीं यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सारा खत्म हो गया। स्थितियां वही है, लेकिन मजेदार बात ये है सर कि सारा कुछ होने के बाद जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है इन फील्ड या काम को लेके, प्रोडक्टिविटी ज्यादा बेहतर हो गई है। लोगों से रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सारा कुछ जबरदस्त सर, जबरदस्त। मतलब मैं केवल खाली माइक मैंने इसलिए खोला है, कुछ लोग नए हैं उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जरूर आप रेगुलर टच में रहिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप पीएचजेड नहीं जा पा रहे हैं, दैट्स वो कोई अलग बात नहीं, लेकिन अगर सेशन में भी रेगुलर आते रहे तो भी बहुत कुछ जीवन में चेंज हो जाएगा। वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कमलेश। कमलेश जी ने हमारे साथ एनएलपी का कोर्स किया था, माइंड की साइंसेस को सीखा। माइंड की साइंस सीखने के साथ ये दुनिया को जीत रहे हैं अब, यानी जो ये चाहते हैं वो इनके साथ होता है। क्यों? पहला चीज, माइंड की साइंस सीखने के बाद ये कूल रहना सीखे, रिलैक्स होना सीखे। और जब आप कूल माइंड रखते हैं ना, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लाइफ की हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेस रहते हैं तब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम में हिल जाते हैं। दूसरी चीज, जब आप कूल रहते हैं तो क्रिएटिव चीजें निकलती हैं, नए नए आइडियाज निकलते हैं, और आपको मैनिफेस्टेशन, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें एप्रिसिएशन मिलना शुरू होता है, प्रोडक्टिविटी राइज होती है। तीसरी चीज, जब आपके बिलीफ चेंज करते हैं हम कि यूनिवर्स में अबंडेंस है, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, ओनली कोऑपरेशन, तब आप यूनिवर्स के साथ एक हाई फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं और यूनिवर्स आपको वो सारी चीजें देता है जो आपको चाहिए। वो क्या रहा है कि हमें यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करवाना नहीं आ रहा है, और हम इरिटेट होकर बस ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ये ब्लेम कर रहे हैं, मोदी को ब्लेम कर रहे हैं, बघेल जी को ब्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग तो भगवान को भी ब्लेम कर रहे हैं कि भगवान ने ही सारी प्रॉब्लम मुझे लाके दे दी। किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने आपको दुनिया का सबसे सर्वोत्तम संरचना बनाकर भेजा है। आप इंसान हैं, मनुष्य है, मनुष्य सबसे बड़ी संरचना है, लेकिन इसके अंदर ही जो माइंड, ब्रेन के ऊपर एक खोपड़ी का सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्रामिंग पूरी दुनिया ने आपकी गलत कर दी है, और इसकी वजह से आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज के शिकार हैं। और उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के प्रति, माइंड के प्रति समझ नहीं है। जब आप ये सारी साइंसेस सीखेंगे, रिलैक्स, कूल हो जाएंगे, ऑरा स्ट्रांग होगा, जो चाहिए वो आपको मिलता है। यूनिवर्स हैव अबंडेंस, ये मेरा फर्म बिलीफ है। थैंक यू कमलेश। मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पर जो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मीनू कन्नड़ जी जुड़ी हुई हैं, जितेंद्र कौर जी जुड़ी हुई हैं, राज कन्या जी जुड़ी हुई हैं, राकेश लालवानी, शिया जी जुड़ी हुई हैं, सुधा जी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र पाल सिंह जी। सुरेंद्र पाल जी, आपसे बात करने का मन है, 1 मिनट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी सर। हाँ जी। नमस्कार सर, बहुत काफी दिन के बाद आपसे रूबरू हूँ सर, और बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत अच्छा एक मोटिवेशन आप देते हैं सर, और आपके पास तो मैं समझता हूँ कि भंडार है सर सभी पैथियों का, और उसको मिला के आपने एक नई पैथी को जन्म दिया है सर। तौर पर आपके साथ जुड़कर सर एक अलग ही एक यानी आनंद मिलता है सर, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा है हमेशा। और नए लोग इस सेशन में हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो जरूर डॉक्टर अनिल सर से जुड़े, और इनसे जो इनके कोर्सेज हैं उनसे आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर आप जुड़कर अपने जीवन को बदल सकते हैं, और मैंने भी ऐसा महसूस किया है हमेशा। और जुड़े रहना बहुत जरूरी है सर, और आप बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं सर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू सुरेंद्र जी। देखिए, आप कोर्स परचेज करें, सर्विसेज परचेज करें, मत करें, डोंट वरी, मैं यहाँ कोई मार्केटिंग के लिए नहीं बैठा हूँ। ये जो सेशंस होते हैं ये दिल के सेशंस होते हैं। मैं बस केवल ये एहसास करवाना चाहता हूँ आपको कि इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड बहुत कुछ है आप जिसके बारे में अभी आप अज्ञान है, इसके बारे में अनजान है, इसीलिए हैरान है, परेशान है, अस्त हैं, पस्त हैं। और इस जीवन को स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और जबरदस्त होके जिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए रियल नॉलेज की जरूरत है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा गया है, रॉन्ग थिंकिंग इज द ओनली प्रॉब्लम एंड राइट नॉलेज इज द ओनली सॉल्यूशन। ये जो गलत थिंकिंग है, गलत प्रोग्रामिंग है माइंड की, यही सारी प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशन है सही नॉलेज का। तो सही नॉलेज आप तक पहुंच सके, यही मेरी कोशिश रहती है। डेली मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 के बीच में, 3 to 4 के बीच में आपसे रूबरू होने के लिए कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ जानदार आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून विद अस, स्वस्थ रहें सर। थैंक यू सर।
सर माधुरी। माधुरी सर जी, माधुरी। हाँ जी हाँ जी सर, प्रणाम सर। नमस्कार जी। हाँ, मैं बगैर बोले मैं सेशन मैंने ज्वाइन किया है, ना बोलूं तो सर ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैं दिल से सर आपसे जुड़ी हूँ। और मैं मुझे इतने अच्छे गुरु मिले हैं सर, कि मैं हर बार कभी भी अपने मतलब काम से लाइफ में इतने उतार चढ़ाव होते हैं सर, जहाँ परेशान होती हूँ मैं, आपके पुराने जो रिकॉर्डिंग है कुछ न कुछ जरूर सुन लेती हूँ सर। कई बार ऐसा होता है कि समय थोड़ा सा मेरे लिए मतलब बाकी के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अगर ठीक नहीं रहता है, नहीं जुड़ पाती हूँ किसी कारणवश घरेलू, पर मैं सर पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके कहीं से भी मतलब वो ढूंढ के निकाल लेती हूँ, फेसबुक से निकाल कर मैं जरूर सुनती हूँ सर। और मैं हर बार पुराना जितने भी कोर्स मैंने जो किए हैं, दोनों पीएनपी और एनएलपी, उनकी रिकॉर्डिंग है या वो बातें हैं सर, वो फिर से मुझे रिफ्रेश कर देती है, फिर से मुझे इतनी एनर्जेटिक कर देती है कि मैं फिर ऐसा लगता है कि मैं इतनी ऊर्जावान हो जाती हूँ कि मैं अब बहुत कुछ कर सकती हूँ। कई बार इमोशनली थोड़ा सोचती हूँ सर, तो थोड़ा सा डाउन हो जाती हूँ। पर सर आपका जो मेडिटेशन है और ये सारी चीजों ने बहुत इफेक्ट किया है सर, थैंक यू। अपने आप में अपने आप को चेंज करने में, अपने आप कई जगह स्टैंड करने के लिए, कई छोटी छोटी चीजों को छोड़ देने के लिए जिसको पकड़ कर हम रख लेते हैं, नहीं चाहते हुए भी कई सारी चीजें हैं जो बहुत लंबी चल जाती हैं, इलास्टिक की तरह खिंचती चली जाती हैं उनके लिए। और सर मैं तो आपकी किताब भी बहुत इच्छा है मेरी कि मैं पढूं, पर बस मैं चाहती हूँ कि जो उसकी जो भाव है सारे, वो मैं उसको सारा एक्सेप्ट कर पाऊं, तो मैं हिंदी में पढ़ूंगी तो शायद ज्यादा अच्छे से बिल्कुल। उससे जुड़ पाऊंगी। तो मैं आपसे जरूर अपेक्षा रखूंगी राइट। सर कि आप उसका हिंदी एडिशन जरूर सर उसका निकालें। मैं बहुत थैंक बेसब्र हूँ उसको पढ़ने के लिए सर। आपने लॉन्च किया सर, आपको बहुत सारी बधाई सर, शुभकामनाएं आगे के लिए भी। बहुत यू अच्छा सेशन होता है सर आपका। आज भी आपने बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई हैं सर, तो हर बार ऐसा लगता है आपकी बातें सुनकर कि कुछ नया फिर मिला, कुछ नया। और यही आपकी इसमें ताजगी है सर आपके कार्यक्रमों की। थैंक यू माधुरी जी। थैंक यू सर। एक चीज कहना चाहूंगा, गुरु गुरु तो आप सबसे बड़े अपने खुद हैं, किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, अपना गुरु खुद बन जाइए। बस मैं आपको एक मेंटर की तरह, एक दोस्त की तरह अच्छी चीजें बताते रहूंगा। गुरु आप अपने खुद बनिए। और रही बात बुक की, बहुत जल्दी उसको हिंदी में लेकर आ रहा हूँ। और ये जो जितने भी सेशंस होते हैं, जो मैं दिल से बोलता हूँ, ऐसे जब मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ तो कुछ अच्छी बातें निकलती हैं। इनको हम रिकॉर्ड करके लाइव कैंपस की एक ऐप बन गई है, उस ऐप के अंदर सारी चीजें अपलोड करते जा रहे हैं। जब भी आपको लगे डीमोटिवेशन, जब भी आपको लगे कि रुकावट सी आ गई है, कहीं ना कहीं चीजें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, वो लाइव कैंपस की ऐप में जाके कोई ना कोई सेशन खोलिए, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। चाइना के अंदर एक बुक है जिसको कहते हैं आई चिंग। आई चिंग के अंदर ऐसा बोला जाता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें है। यानी आप उस बुक का कोई भी पन्ना खोलेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। वो बुक मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं श्रीमद् भगवत गीता को आई चिंग के साथ कंपेयर करता हूं, क्योंकि जो श्रीमद् भगवत गीता है उसके अंदर भी वही है। आप कोई भी पन्ना खोलिए, कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा और आपको ये लगेगा कि ये पन्ना ही आज मुझे सॉल्यूशन देने के लिए मेरे लिए बनाया गया था। इसी प्रकार से हमारी कोशिश है लाइव कैंपस के जो भी सेशंस हो, जो भी ऑडियंस जुड़े, प्लस जो भी स्पीकर आए, वो कुछ ऐसा बोलें कि लाइफ के किसी न किसी एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी लेकर आए, सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं, कल फिर मिलेंगे थैंक यू सर। 3 o'clock। थैंक यू। सर मेरी एक Thank you, क्वेरी sir. क्लोज करते हैं आज के सेशन।